बेवकूफ का आपको एग्जांपल देता हूं, बेवकूफ.com का। फॉर एग्जाम्पल अभी फ्लिपकार्ट को मैंने जैसे बताया कि ये सारी चीज़ों को बहुत ही सिस्टम से, बहुत ही तरीके से इन्होंने प्लेस किया हुआ है, और हर एक इन्फॉर्मेशन को वो चाहते हैं कि यूजर आए तो उसको फुलफिल हो जाए, उसको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेंस टॉपवेयर की बात की जाए तो वहाँ पे मेंस टॉपवेयर की चीज़ें हों, वहाँ पे वुमेंस की ना हो या फिर बॉटम वेयर की ना हो। तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन भी अगर आप लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप टाइम्स ऑफ इंडिया का भी अगर वेबसाइट आप खोलते हो, सो ये भी इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं। ये चाहते हैं कि अगर यूजर कोई चीज़ रीड करने आया है, कोई चीज़ सर्च करने आया है, तो वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से प्लेस करते हैं, सारी चीज़ों को आर्किटेक्चर देते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नेविगेशन बहुत ही स्ट्रांग रखते हैं, ताकि यूजर अगर जाए और यूजर अगर समझ पाए उनकी वेबसाइट पे है, तो वो अगर कोई चीज़ ढूंढ नहीं पा रहा है तो क्यों ना उसके फ्रंट पे ही सारी चीज़ों को रख दिया जाए। इन चीज़ों को बनाने का पर्पज ही यही है कि नेविगेशन स्ट्रांग किया जाए, आर्किटेक्चर को बिल्ड किया जाए वेबसाइट को। और हर एक आर्किटेक्चर को आपको ट्राई करना चाहिए कि इसी तरीके से बिल्ड कर, जैसे एडवांस एक्सयू में आपने देखा हुआ है कि मैंने एक मकड़ी का जाल जैसा बनाया हुआ है। इसके पीछे रीजन ये है कि सपोज एक मकड़ी है, वो अपने जो भी इसने ये जाल बना रखा है उस पर कहीं भी किसी तरीके से वो ट्रेवल कर सकती है, और हर एक स्ट्रिंग उसकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्ट्रिंग से और किसी ना किसी पाथ को बनाती है वो। सो हमें एक्चुअली साइट आर्किटेक्चर बनाते समय ही हमें पाथ डिफाइन करना चाहिए। हमें अपने आर्किटेक्चर को इस तरीके से डिजाइन करो कि यूजर और क्रॉलर दोनों आसानी से यहाँ पे अब जो भी चीजें उनको चाहिए वो चीजें वो ढूंढ पाए। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बेवकूफ का एग्जांपल छूट गया। बेवकूफ का एग्जांपल आप देखो कि वेबसाइट बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया से सारा इनका बिजनेस आता है, मैक्सिमम चीजें करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये सर्च इंजन का ट्रैफिक भी नहीं खोना चाहते हैं। तो इन्होंने अगर वुमेन क्लॉथिंग अगर ये बेच रहे हैं, वुमेन टी शर्ट अगर बेच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इन्होंने टी शर्ट की लिस्टिंग के बाद ही बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे आप देखें इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन, ये कंटेंट क्रिएट करने का पर्पज ही यही है कि ये चाहते हैं कि एसईओ से भी इनका ट्रैफिक आए। सो अगर अगर इतनी बड़ी कंपनी जिसका ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी चीजें इन्होंने की हुई है, सोशल मीडिया से इनका बिजनेस आता है, सोशल मीडिया के एड्स बहुत प्रॉफिटेबल है इनके, और इवन की रीमार्केटिंग बहुत स्ट्रांग तरीके से ये करते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कंटेंट बिल्ड किया हुआ है। इसके पीछे रीजन ही ये है कि ये चाहते हैं कि सर्च इंजन का ट्रैफिक भी इनके पास हमेशा आता रहे। सो साइट आर्किटेक्चर बिल्ड करते टाइम पे आपको उसी पॉइंट पे फिर से वापस आऊंगा कि यूजर की क्या नीड है, और आप पर्टिकुलर उस नीड के हिसाब से कंटेंट प्रोड्यूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो कैसा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट बनाते टाइम पे साइट आर्किटेक्चर का भी ध्यान रखें, कंटेंट स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखें। कंटेंट स्ट्रक्चर का मतलब वही जैसे मैंने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपके वेबसाइट पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो वुमेन टी शर्ट के लिए आया था, तो आप पहले कंटेंट ना दे दें उसको पढ़ने के लिए कि बेचारा वो टी शर्ट बाद में देखे, वो कंटेंट पहले पढ़ने लगे। तो ये सारी चीजें आपको लॉजिकली समझनी पड़ेगी कि कंटेंट कौन सा कंटेंट कब देना है। फॉर एग्जांपल अगर वो टी शर्ट देखने आए तो उसका 90% फोकस रहेगा कि वो टी शर्ट के ऊपर ही जाएगा, वो टी शर्ट की डिजाइन, वो उसको कंटेंट नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आपको कंटेंट इसलिए प्रोड्यूस करना है ताकि एसईओ हो सके, तो आपको कंटेंट को प्लेसमेंट ही ऐसी जगह पर करना है ताकि उसका वो चाहे तो पढ़ना चाहे तो पढ़ सके, लेकिन अगर नहीं भी जाता तो आपको कोई लॉस ना हो। सो कंटेंट का स्ट्रक्चर बनाना, साइट का स्ट्रक्चर बनाना एक बहुत ही डेप्थ डिस्कशन है। क्विकली आप इसी तरीके से समझें कि यूजर जो चाहता है उसके सामने वो चीजें आप रख दें, जो चीजें यूजर नहीं चाहता उसको आप छुपा दें। छुपाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ब्लैक हैट एसईओ की तरह काम कर, छुपाने का मतलब है आप उसको कहीं ऐसी जगह प्लेस कर दें जहां पे उसकी नजर जाए ना जाए, लेकिन क्राउलर की नजर चली जाए। तो फोकस ये रखना है कि यूजर भी समझ पाए, क्राउलर भी समझ पाए, दोनों को समझा के हमें अपने वेबसाइट का आर्किटेक्चर बनाना है, अपनी वेबसाइट का हमें साइट स्ट्रक्चर या कंटेंट स्ट्रक्चर हमें प्रिपेयर करना है। सो जो इन चीजों को समझते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैंने चीजों को बताया, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वेबसाइट की आर्किटेक्चर क्या होती है। नॉर्मली लोगों ने वही ये कंटेंट प्रोड्यूस किया और ये नहीं समझते कि यूजर बेचारा पढ़ने आया है या फिर ट्रांजेक्शन लाया है या फिर
वो तुरंत कुछ सर्च कर रहा है, क्या वो उसका माइंडसेट है कंटेंट को लेके और आप जबरदस्ती उसको एक लंबा सा कंटेंट देके उसको रीड कराना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो वो अब बेसिक एसईओ में ही वो चीजें आती हैं। एडवांस एसईओ में वही आती हैं कि आप किस तरीके से आप प्लेसमेंट बहुत खूबसूरती से आप करते हो ताकि आपका काम भी हो जाए और यूजर भी आपका, जो यूजर का स्पेंड टाइम है वो इंक्रीज है, या फिर बहुत अच्छा यूजर जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहे वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए। कहीं ना कहीं एक ये भी फैक्टर होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एसईओ ट्रेनिंग सर्च करा और मैं इस वेबसाइट पे गया और इस वेबसाइट पे मैंने देखा कि मुझे समझ में नहीं आया कोर्स अच्छा है बुरा है, मैंने इस पे बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने इस पे बैक बटन दबा दिया। सो गूगल ये भी रीड करता है कि कितना यूजर आया और कितने टाइम के अंदर उसने बैक बटन किया और वापस वो अपने सर्च रिजल्ट पे आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने उडेमी के इस रिजल्ट से मैं खुश नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लर्न के ऊपर जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे सब कुछ अच्छे से लगता है कि हाँ यार इन्होंने तो कोर्स बहुत अच्छा बना रखा है, इनकी रेटिंग अच्छी है, इनके लर्नर अच्छे हैं, इनका रिव्यूज अच्छे हैं और इनका मुझे कोर्स अच्छा लगता है, इन्होंने सारी चीज़ों को बहुत बता रखी है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बता रखा है कि कितना पे आउट मिलेगा एसईओ मैनेजर बन के, स्पेशलिस्ट बन के, एनालिस्ट बन के, इनका ट्रेनिंग ऑप्शन क्या है, कौन सा पैकेज ले सकते हैं, इनका करिकुलम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें, ये इसी चीज को प्लेसमेंट बोलते हैं कि आप अपनी वेबसाइट का आप प्लेसमेंट करते हो। एक यूजर बेचारा उसको नहीं पता कि ये वेबसाइट एसईओ से है या फिर एड से है, उसको पता है कि मुझे एसईओ की ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं वेबसाइट पे जाऊंगा तो सबसे पहले क्या क्या चीजें उसकी आंखों पे जाएगी, सबसे पहले जो जाता है चीजें कि वो पर्टिकुलर वेब पेज एसईओ के ऊपर है या नहीं है। जैसे वो आता है देखता है कि हाँ एसईओ के ऊपर है, हाँ वो लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है कंटेंट, मुझे देखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। फिर वहां पे आप उसको किसी न किसी तरीके से रोकते हो। ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिससे उसका स्पेंड टाइम आप इंक्रीज करते हो। इन छोटे छोटे एलिमेंट से आप उसका स्पेंड टाइम इंक्रीज कर सकते हो। फिर ऑब्वियस है उसका कोर्स का ओवरव्यू बहुत ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये कंटेंट इसलिए प्रोड्यूस किया जा सकता है कंटेंट की लेंथ इंक्रीज हो जाए, इवन की कंटेंट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया जाए, सारे जो भी एलिमेंट्स है उसको अच्छे से प्लेसमेंट मिल सके। उसके बाद आप ये भी देखते हो कि ऑब्वियस एक बंदा एसईओ की ट्रेनिंग लेने आना तो वो करियर ओरिएंटेड होगा, उसको पैसे कमाने हैं या जॉब लेनी है, तो वो इन चीजों पे और स्पेंड करेगा टाइम कि हाँ यार मैं अगर एसईओ करता हूँ तो कितना मैं सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, कितना ग्रोथ मेरी हो सकती है। तो ये भी सेगमेंट एक ट्रस्ट बिल्ड करती है, ये भी सेगमेंट आपका क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है और इस वेबसाइट की स्पेंड टाइम इंक्रीज करती है। सो ओवरऑल बताने का मतलब यही है कि आप किस तरीके से साइट अपने स्ट्रक्चर करते हो वेबसाइट पे, और उस वेबसाइट के लिए कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, यूजर की नीड्स क्या है, आप फुलफिल कर पाते हो नहीं कर पाते हो। टाइम बेसिकली एसईओ का यही आने वाला है कि यूजर ओरिएंटेड सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, अभी बात करते हैं, ये हमारा लास्ट बोल सकते हो, अब लास्ट है, लेकिन मतलब कि ऐसा कोई एंड नहीं है, मैंने बस कैटेगरीज आज के सेशन के हिसाब से प्रिपेयर किया था कि थोड़ा सा और समझते हैं कि बेसिक एसईओ में जो बेसिकली लोग काम करते हैं और एडवांस में काम करते हैं उनका काम करने का तरीका क्या होता है। मैं हमेशा एक एसईओ पीरियोडिक टेबल को फॉलो करता हूँ पर्सनली। उसके पीछे रीजन यही है कि ये पीरियोडिक टेबल हमें सारी चीजों को बताता है कि बेसिकली एसईओ में कौन कौन से सेगमेंट्स पे हमें काम करना है। उसको कैटेगरीज बनाया गया है और कैटेगरीज को वन बाय वन फॉलो करके आप काम कर सकते हो। जो बेसिक काम करते हैं वो मुझे जैसे बताया कि ऑन पेज कर लेते हैं, ऑफ पेज कर लेते हैं, साइट में बना देते हैं, वो रैंडम काम करते हैं, उनका कोई प्लान नहीं होता। बट अगर एक्चुअल में आपको वेबसाइट से ट्रैफिक चाहिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां फाइट कर रही हैं, वो हर एक कीवर्ड को पकड़ना चाहती हैं, हर एक कीवर्ड पर रैंक कराना चाहती हैं, सो उनके पास एक डेडिकेटेड प्लान होता है पूरे एक साल का कि एक साल के अंदर हमें कितना कंटेंट प्रोड्यूस करना है, कौन कौन से टास्क करने हैं, कितनी बैकलिंक चाहिए, हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हर एक चीज की डिटेल्स उनके पास होती है। डिटेल में वो स्टडी करते हैं। जब वो चीजों को स्टडी करते हैं तो उनकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें टॉक्सिक है उसको हटाना, फॉर एग्जांपल स्पैम है, प्राइवेसी नहीं है, एचटीटीपीएस है या नहीं है, उनके डोमेन कैसा है, उनकी होस्टिंग कैसी है, बहुत इमेज की क्वालिटी कैसी है, इमेज का लोड टाइम कितना है, वेबसाइट का लोड टाइम कितना है, अगर वेबसाइट पे वीडियोस हैं तो वीडियोस का साइज कितना है। हर एक चीजों को फिक्स करके वन बाय वन चेकलिस्ट बना के वो काम करते हैं और तभी जाके उनकी वेबसाइट आज प्रॉफिटेबल हो जाती है। और हमारी वेबसाइट कुछ ही ट्रैफिक पे कुछ ही ट्रैफिक जनरेट करके वो या तो वहां पर रुक जाती है या फिर वहां से डाउन होना स्टार्ट कर देती है। जो एसईओ का पीरियोडिक टेबल है, आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं।
आप सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में और डिटेल में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पे काम करना है हमें। अगर आप इस पे काम करते हो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया और ये बड़ी बड़ी कंपनीज इसको रिकमेंड करती हैं। आप मॉज पे शायद इसका पड़ा हुआ है, बैकलिंको पे भी पड़ा हुआ है, इसकी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो एसईओ इंडस्ट्री में, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, वो इन्हीं चीजों को प्रमोट करती हैं कि आपको एसईओ पे किस तरीके से काम करना है। लास्ट है ये भी कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर एसईओ को रैंक कराना, आपने इतनी कहानी बता दी, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, इतने सारे वीडियोस कुछ ना कुछ बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में गूगल का रैंकिंग फैक्टर क्या है? पर टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई उन्होंने ऑफिशियल कोई लिस्ट नहीं दी हुई है, ना ही ऑफिशियल इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर को, उन्होंने कुछ कुछ नाम वो ले लेते हैं, जैसे ऑन पेज आप कर लो, वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एएमपी होना चाहिए, और आपके कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव कंटेंट होना चाहिए, यूजफुल कंटेंट होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कंटेंट होना चाहिए, यही सारी चीजें वो बोलते हैं, जेनरिक चीजें बोलते हैं। बट एक्चुअल में कितने सारे फैक्टर्स हैं, अगर आप उनको कैलकुलेट करते हो तो कहीं ना कहीं वो 200 से ज्यादा ऐसे फैक्टर्स होते हैं, और सारे फैक्टर्स को कैटेगरीज बनाई गई कि डोमेन्स का फैक्टर कौन सा है, पेज लेवल का फैक्टर कौन सा है, साइट लेवल फैक्टर कौन सा है, ऑफ पेज वेब स्पैम फैक्टर कौन सा है, यूजर इंटरेक्शन का सिग्नल्स कौन से हैं, रैंकिंग फैक्टर हैं, बैकलिंक फैक्टर्स कितने कैसे हैं, और ब्रांड सिग्नल्स कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम आपने सर्च किया और बहुत सारी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, नॉर्मल रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, वीडियोस भी मिल रहे हैं, इमेजेस भी मिल रहे हैं, न्यूज भी मिल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ब्रांड सिग्नल आप कितना जनरेट कर पा रहे हो, ब्रांड ओरिएंटेड एंकर पे आपको कितना बैकलिंक मिल रहा है, ये सारी चीजें को अगर आप स्टडी करो, ये भी आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, बेसिकली आपको किसी ना किसी ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा कि एक्चुअल में जो डोमेन रैंकिंग फैक्टर कौन से होते हैं, बैकलिंक फैक्टर्स कौन से होते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इसको अपनी अपने इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने वेबसाइट के हिसाब से, अपने टीम के हिसाब से, अपने काम करने की एबिलिटी के हिसाब से आप इसको सिस्टमैटिक कैटेगराइज बना सकते हैं कि कौन सा टास्क कब करना है। और जो भी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का ये भी मेरे से पूछना रहता है कि सर इतने सारे टास्क होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कौन सा पहले करे कौन सा बात करे। तो एसईओ के अंदर ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, महीनों सालों लगते हैं अगर आपको एक अच्छी खासी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करना है। तो आपको एक टास्क कैलेंडर बनाना चाहिए, जो हमारी टीम भी बनाती है। मेरी टीम में बिना टास्क कैलेंडर का हम काम नहीं करते हैं। टास्क कैलेंडर कैसा होता है, इसको डिजाइन करते हैं हम लोग, वन टाइम टास्क, डेली टास्क, वीकली टास्क और मंथली टास्क। वन टाइम टास्क का मतलब ये होता है कि सपोज कि आपके वेबसाइट में साइट मैप नहीं है तो साइट मैप डाल दिया, रोबोट लगा दिया, टेक्स्ट जो भी लगा दिया, फिर वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव कर दी, अच्छा होस्टिंग ले लिया, अच्छी डोमेन डोमेन खरीद लिया, एचटीटीपीएस लगा दिया। इस टाइप के जो टास्क होते हैं वन टाइम टास्क के अंदर हम लोग डालते हैं इसको। डेली टास्क का मतलब क्या हो गया कि कौन कौन से ऐसे टास्क है जो डेली टास्क में आते हैं। सपोज कि कंटेंट प्रोड्यूस करना हमें, तो वो डेली टास्क में आ गया कि कितना डेली हमें कंटेंट प्रोड्यूस करना है, इंटरलिंकिंग करनी है और उस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, ये सारा कुछ आता है डेली टास्क के अंदर। वीकली टास्क का मतलब हम करते हैं रिपोर्टिंग, ज्यादातर हम रिपोर्टिंग करते हैं कि एक टास्क रिपोर्टिंग करते हैं कि एक सप्ताह में, एक वीक के अंदर हमने कितना काम किया है, उसके काम से कितना रिजल्ट आया है, या फिर कितना हमने काम को कवर किया हुआ है। मंथली टास्क हम ये करते हैं फॉर एग्जांपल कि जितना भी हमने एक महीने के अंदर काम किया है उसको मेजर करते हैं, और इन सर्च कंसोल में भी स्टडी करते हैं और उसको एनालिटिक में भी स्टडी करते हैं, और उसको स्टडी करके वो अपनी प्लानिंग को और स्ट्रांग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च कंसोल में आप जाते हो ना, तो वहां पे हर महीने, 3 महीने पे, 2 महीने पे, 1 महीने पे ना, आपके नए नए क्वेरीज को एड ऑन करता है वो। आपके कंटेंट, जितना कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हो उसके हिसाब से नई नई क्वेरीज को शो कराता है, उसको इंप्रेशन देता है। अगर आप क्विकली देखना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि थोड़ा इंटरनेट स्लो है, तो अभी तब तक ये डिस्कस करते हैं। तो ये इस तरीके से कैटेगरी बना के आप जब काम करते हो तो आपकी अचीवमेंट्स जल्दी आ जाती है, आपका काम जल्दी हो जाता है, और इवन की इम्प्रूवमेंट के टर्म में बात करें तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैंने इतने सारे टास्क कर लिए हैं, और कौन कौन से पेंडिंग टास्क है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर मुझे 1000 बैकलिंग बनानी है, और बनानी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, बट ऑब्वियस है ना कि 1000 बैकलिंग आप एक दिन के अंदर नहीं बना सकते, तो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन सी किस किस टाइप की बैकलिंग बनानी है, कब बनानी है, 3 महीने के अंदर बनानी है, 6 महीने के अंदर बनानी है। उस बैकलिंक के लिए आपको कि कितने लोग को आउटरीच करना पड़ेगा, किस तरीके से आउटरीच करना है। अगर बाई चांस कोई ब्लॉगर कहता नहीं भाई, तो भाई तो मैं तो पैसे लूंगा बैकलिंक देने के, तो आपका बजट अलाउ करता है पैसे देने के लिए, नहीं करता है।
तो ये सारी चीजें जैसे आप डिजाइन करते हो, और ये डिजाइन करने का पर्पज ही होता है कि आप काम को सिस्टमैटिक तरीके से करो। जब 1 बाय 1 चीजों को आप करना स्टार्ट कर दोगे तो ऑब्वियस रिजल्ट्स आएगा, और बेसिकली यही एडवांस टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा ऐसा कोई एडवांस टेक्निक नहीं होती है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने एएमपी इंप्लीमेंट कर दिया अपनी वेबसाइट के अंदर, आपकी वेबसाइट इतनी ज्यादा इंप्रूव कर दी है कि वेबसाइट का नेविगेशन सब कुछ सॉर्टेड है। इवन कि आप न्यूज बैकलिंक्स आप बना सकते हो, बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक आप बना सकते हो, ये भी एक एडवांस में आता है। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जो एडवांस में आते हैं, बट आज के सेशन में वो सारा कुछ कवर नहीं कर सकते हैं कि उस तरीके की चीजों को, उस तरीके के टास्क को करने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ यूएक्स इन एसईओ। इसको मैं आपको एक वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा इसको भी। बेसिकली ये मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगा कि 7:30 ऑलरेडी हो गया है, और मैंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि मेरा सेशन करते करते मुझे ज्यादा लंबा टाइम खींच जाएगा, इसलिए मैंने पहले से वो वीडियो प्रिपेयर करके, सॉरी, वो वीडियोस का लिंक बना के रखा हुआ है। ये एक अच्छे खासे यूट्यूबर है, और क्या इंपॉर्टेंस है यूएक्स और इन यूएक्स का इन एसईओ में, ऑलरेडी मैं आपको इतने टाइम से पीपीटीज के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्लानिंग कर सकते हैं उन्हीं चीजों को। और जो गूगल का नया अपडेट आने वाला है पेज एक्सपीरियंस के ऊपर, पेज एक्सपीरियंस भी वही जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप यूजर को क्या दिखाना चाहते हो, टोटली वो डिपेंड करता है। यूजर क्या क्या माइंडसेट लेके पढ़ने आ रहा है, ढूंढने आ रहा है, खरीदने आ रहा है, उन चीजों पे ही काम करके। तो उसी चीज का नया अपडेट आने वाला है। गूगल ने ऑफिशियली बोला हुआ है कि आप पेज एक्सपीरियंस के ऊपर आप काम करें। अगर पेज एक्सपीरियंस रैंकिंग सिग्नल होने वाला है तो इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये आने वाला है मार्च अप्रैल मई में भी आएगा कोई जो भी अपडेट आएगा। सो अगर आप आज से प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस टाइम के बाद आप उसके बाद बहुत अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। सो ये वीडियोस का लिंक मैंने पीपीटी में डाला हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा पीपीटी का। आप जाना वहां पे, आप आराम से इस चीज को यूट्यूब पे ऐसे जाके 10 नवंबर 2020 को आराम से आप देखना, और देखने के बाद हम इसको आप इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। मैं पर्सनली इस वीडियो को अगर ढूंढ के आपके पास लाया हूं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है, और वाकई बहुत अच्छा वीडियो है। इन्होंने बहुत ही कैटेगरीज बना के चीजों को समझाने की कोशिश करी है। मैं इनको कभी कभी फॉलो करता हूँ किसी किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं, और ये इनका कंटेंट बहुत ही रिलेटेबल रहता है। सो डेट्स इट, ये सारा कुछ अभी तक आज के सेशन में था। आई होप कि सारी चीजें जो भी मैंने बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। और एक मैंने मीम भी प्रिपेयर किया हुआ है आपके लिए आज सेशन के लिए, थोड़ा सा फनी मूड करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि आप ये दोनों मीम से आप डेफिनेटली अवेयर होंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया चलाते होंगे। सो कहने का पर्पज यही है, सिंपल से ये है कि जो बेसिक एसईओ करते हैं 1 साल 2 साल के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका रिजल्ट नहीं आता है या फिर रिजल्ट कम आता है। बाद में उनको ये लगता है कि यार एसईओ तो बेकार है, एसईओ से तक ट्रैफिक नहीं आ सकता है, एसईओ में टाइम बहुत लगता है, इतनी मेहनत लगने के बाद वेबसाइट पेनल्टी लग गई, ये हो गया वो हो गया। सो ऑब्वियस है आपकी टैक्टिक गलत है, आपकी एनालिसिस में कमी है, आपकी आप आप चीजों को फाइंड आउट करने में, ऑडिट करने में कम टाइम ले रहे हो। इस वजह से ये हो सकता है कि आपका वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आए। लेकिन अगर एक प्रॉपर एडवांस तरीके से और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के चीजों को काम करो तो डेफिनेटली वो एक बिजनेस मॉडल बन सकता है। मेरे लिए काम करता है, मेरे क्लाइंट के लिए काम करता है। ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इवन की वॉइस एसईओ आ चुका है। लोग अब सिरी पे या फिर वो एलेक्सा से पूछते हैं कि बेस्ट नियर बाई क्या है, या फिर कौन सी चीज उनको ढूंढनी है, पढ़नी है, समझनी है, क्लिकली पूछते हैं। तो ये सारे जो भी सर्च इंजन या जो भी चीजें बिल्ड हो रही हैं सब कुछ ये वेब पेज से ही उठा के लाते हैं, सर्च कंसोल को ही फॉलो करते हैं लोग, और वहां से ही सारा कुछ सर्च डेटा ही ये आप लोग को देते हैं। सो आपको अभी से चीजों को प्लान करना है, डिफरेंशिएट समझना है कि काम करने का तरीका क्या है। सिर्फ आप काम करने के तरीके में आप चेंजेस लाते हो तो कहीं ना कहीं बेसिक से आप एडवांस में चले जाओगे आप। सो लास्ट एफएक्यूज, मैं रेडी हूँ एफएक्यूज के लिए। आप आराम से कुछ भी चीजें मुझसे पूछ सकते हैं। प्रणव सर। जी सर, पहले तो आई होप कि सारी चीजें कवर हो गई हैं। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट सर आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, और आई थिंक बहुत डिटेल में और डेप्थ में सेशन लिया है, और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। मैं अभी तो चलिए अब सबके ओपिनियन लेंगे, हम क्वेश्चंस लेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन ओवरऑल जो थॉरली मैंने बहुत एंजॉय किया इस सेशन को, और बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेशन के थ्रू से। और कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ये लोग पूछेंगे, तो हमारे पास टाइम सर काफ़ी है। यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चन। हमारे पास में 30 मिनट और है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दीपक जो है वो आज अवेलेबल नहीं है, ड्यू टू उनका आईज का ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं है। बट समहाउ क्रेक का सेशन 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, तब तक हमारे पास में इनफ टाइम है, आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन।
और थैंक यू सो मच अगेन सर, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। गाइज मैं क्वेश्चन सर मैं आपको ना कुछ मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी सुम्बुल का क्वेश्चन था कि स्पैम स्कोर मैटर करता है और कितना स्पैम स्कोर जो है वो कंसिडरेबल है। देखो, एक स्पैम स्कोर का खेल ऐसा है ना कि स्पैम स्कोर बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका स्पैम स्कोर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इसको मेंटेन नहीं कर सकते हो या इसको रिकवर नहीं कर सकते हो। हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रैक्टिकली कि स्पैम स्कोर को आप 10 या 20 से ज़्यादा ना रखें, कैसे भी करके आप उसको मेंटेन करें। उससे नीचे 5% के अगर नीचे आप रखते हो तो और अच्छा है, 2% के नीचे आप रखते हो तो और अच्छा है। लेकिन हाँ, स्पैम स्कोर कुछ ना कुछ तो आपकी वेबसाइट पे आएगा ही आएगा। स्पैम स्कोर आता कैसे है, बनता कैसे स्कोर? बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जो आपको रैंडम बैकलिंक ऑटोमेटिकली जनरेट करके देती हैं। वो आपकी वेबसाइट के लिए कुछ ना कुछ आपको बैकलिंक बना के देंगी। इवन कि आप मेरी वेबसाइट को ऑडिट आप करोगे ना तो बहुत सारे फालतू वेबसाइट से आती है मुझे बैकलिंक कि, और वो रैंडम बैकलिंक देते हैं जिसका कोई रिलेटेबल नहीं होता। बहुत सारे लोग बदमाशी करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, स्पैम लिंक बना देते हैं। इट विल बी ग्रेट विक्रांत जी, म्यूट कर लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है विक्रांत जी आप पूछ लीजिए, ठीक नॉट है। एन इशू। सो स्पैम स्कोर का कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है। बस सिंपल सा ऐसा आप समझें कि कभी भी स्पैम स्कोर होता है, आप गूगल में जाएं, सिंपली वहां पे सर्च कंसोल में ऑप्शन आता है, आप वहां पे वो सारे बैकलिंक को सबमिट कर दें कि ये बैकलिंक मुझे नहीं चाहिए, गूगल तुम हटाओ इसको, वो हटा देगा। राइट, एक सुम्बुल का ही एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हमारे वेबसाइट का पूरा कंटेंट कॉपी कर लेता है हाँ हाँ। तो उस केस में क्या सोल्यूशन है। अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट का पूरा कंटेंट कॉपी कर ले या हमारे ब्लॉग्स को कॉपी कर ले, कई बार ऐसा केसेस हमने भी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है कि उनकी पूरी की पूरी वेबसाइट कॉपी हो जाती है जो रैंक कर रही होती है और उसका इम्पैक्ट भी आ जाता है उनकी वेबसाइट पे। तो बताता हूँ। उसके लिए क्या सोल्यूशन है। देखो, उसका तो बहुत ज़्यादा कुछ सोल्यूशन नहीं है। सिंपल सोल्यूशन पहले चीज़ ही बताता हूँ। अगर कोई हमारा वेबसाइट का कंटेंट कॉपी करता है तो गूगल के सर्च इंजन में भी ऐसी चीज़ें हैं कि वो पहले ये देखता है कि कौन सा कंटेंट ओल्ड कंटेंट है। पहली चीज़ तो ये। तो वो हमेशा ओल्ड कंटेंट को ही प्रायोरिटी देगा, वो नए कंटेंट को प्रायोरिटी नहीं देगा। बट समहाउ क्या होता है कि नया कंटेंट जो कॉपी करके बनाते हैं वो रैंक हो जाता है और हमारा डाउन हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ, मेरी वेबसाइट्स के लिए भी हुआ। बट कहीं न कहीं ये भी चीज़ है कि वो फ्यूचर में फिर डाउन हो ही जाएँगी। अगर फिर भी वो डाउन नहीं हो रही हैं तो उस केस में आपको कंटेंट इंप्रूव करना पड़ेगा। इसका यही सॉल्यूशन है। या ऐड ऑन करने के लिए आप थोड़ा-सा ये कर सकते हैं आप कि थोड़ा-सा उस वेबसाइट को एनालिसिस करके आप थोड़ी-सी कुछ स्ट्रॉन्ग बैकलिंक बना दें, कुछ स्ट्रॉन्ग आउटरीच करके या फिर रिलेटेबल कंटेंट। फॉर एग्जांपल पीआईएमएस अगर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, मेरी वेबसाइट अगर रैंक हो रही है, मैं पीआईएमएस को सीधे कहूँगा कि भैया देखो ऐसा है, 2-4 कंटेंट डाल दो मेरे बारे में, बैकलिंक दे दो एक। ठीक है। सो ये इस तरीके रिलेटेबल कंटेंट आप बना के अगर अप्रोच करते हो आप, तो आपकी वेबसाइट इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एसईओ केमिस्ट्री की तरह ही है। सब कुछ पढ़ा लिखा एंड में एक्सेप्शन आ जाता है। सो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वैसे सर हम आपको फॉलो करते हैं, ऑलरेडी आपको बैकलिंक दे चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, इज डोमेन इन नेम ए रैंकिंग फैक्टर। क्या डोमेन नेम एक रैंकिंग फैक्टर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम डीपी विश्वकर्मा है और उसमें कहीं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं दिख रहा है। राइट। हाँ, लेकिन हाँ, रैंकिंग फैक्टर होते हैं। मैं बताता हूँ, ये एक ओल्ड स्ट्रेटजी है। पहले के लोग क्या करते थे कि बैकलिंक क्या करते थे, क्योंकि डोमेन इजीली पहले अवेलेबल हो जाते थे, कुछ भी आप सर्च करते हो, कुछ भी आप करते हो। अब जब मार्केटर्स ने बताना स्टार्ट किया कि भैया नीच ओरिएंटेड वेबसाइट बनाओ, नीच ओरिएंटेड वेबसाइट बनाओ, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि जो कीवर्ड होता है उसी को पकड़ के वेबसाइट बना देते हैं। हाँ, ऑब्वियस है, गूगल बहुत स्मार्ट है। वो हर एक टर्म्स को, हर एक अल्फाबेट को रीड करता है, हर एक वर्ड्स को रीड करता है और समझने की वो कोशिश करता है कि हाँ, ये डोमेन बेसिकली इस चीज के ऊपर है। लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो ही जाएगी। हाँ, अगर आपको मिल जाता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आपको ब्रांड बिल्डिंग नहीं करना है, अगर डीपी विश्वकर्मा को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट पर कीवर्ड डोमेन लेकर रैंक कराना है, उसको अपना प्रेजेंस नहीं, ब्रांड बिल्डिंग नहीं करना है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मुझे एक ब्रांड इमेज बनानी है, एसईओ के थ्रू क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो मैं एक आप डोमेन सॉरी कीवर्ड ओरिएंटेड डोमेन के साथ ना जाके मैं एक अपना ब्रांड ओरिएंटेड कीवर्ड पे जाऊंगा। और ये ओल्ड स्ट्रेटेजी पहले बचा चुका हूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, आपके बजट के ऊपर, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। राइट, हाउ टू ब्लॉक बॉट्स ट्रैफिक। बॉट ट्रैफिक को कैसे हम लोग एक्सक्लूड करें। बॉट ट्रैफिक को एक्सक्लूड करने का, देखो ये तो एसईओ का बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है जहां तक मैं समझता हूँ। बॉट बैकलिंक का पार्ट हो सकता है, एसईओ का पार्ट। फॉर एग्जांपल कि आपकी वेबसाइट पे बहुत रैंडम बैकलिंक्स आ रही हैं, तो आप उसको कंसोल में जाके रिमूव कर सकते हैं। अगर बॉट ट्रैफिक आ रहा है, सो जहां तक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि उसको रिमूव नहीं आप कर सकते हो। हाँ, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर कुछ कंट्री, सपोज कि मुझे इंडिया ओरिएंटेड कंटेंट सॉरी ट्रैफिक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अपने आईपी एड्रेस के साथ छेड़छाड़ करूंगा और डेवलपर के साथ मिलकर कुछ ऐसी चीजें करूंगा कि इंडिया के बाहर मेरी वेबसाइट ओपन ही ना हो।
वो चीजें की जा सकती है, तो वो टेक्निकली पॉसिबल है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड एसईओ का टॉपिक नहीं है। मैंने अनुरुति का क्वेश्चन मिस कर दिया, एनी एडवांस ट्रिक्स फॉर लोकल एसईओ? लोकल एसईओ के लिए कोई एडवांस ट्रिक? लोकल एसईओ के लिए पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि आपको वेबसाइट से ट्रैफिक लेके आना है, गूगल मैप से ट्रैफिक लेके आना है, और किस तरीके से ट्रैफिक है। अगर एग्जांपल आपको गूगल माई बिजनेस से आपको ट्रैफिक लेके आना है और लीड्स लेके आनी है, सो आपको वही, जैसे मैं, सारी कहानी वैसी है सेम, आपको स्टडी करना पड़ेगा कितने आपके लोकल में है और कितने किलोमीटर के अंदर आपको चाहिए। एक एडवांस टेक्निक ये है, आप लोग इसको पर्सनली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गौर सिटी 2 में रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गौर सिटी के जितने लोग हैं मुझे जाने और मेरे वेबसाइट पे आए या फिर मेरे उस पे आए। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 100 लोगों को इकट्ठा करूंगा और उनके मोबाइल से रिव्यूज करूंगा। ये इसलिए मैं एक फनी ट्रिक लग सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप ये चीजें देखिए कि जो 100 लोग मेरे आसपास रहते हैं गौर सिटी के, सबके आईपी एड्रेस गौर सिटी दिखाएगा, और सबकी जो मोबाइल है सबका यूनिक एक आईपी एड्रेस होगा, और उससे वो अगर मैनुअली पुट ऑन करते हैं, रिव्यूज रेटिंग देते हैं, तो गूगल को लगेगा कि ये बंदा बहुत ही लोकली स्ट्रांग है, इसको लोग रिकमेंड कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक, आपको फनी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको यूज कर सकते हैं। कभी भी ऐसा ना करें कि आप यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए, आप यूएसए का लोकल एसईओ कर रहे हैं, तो आप अपने ही बैठ के एक ही सिस्टम पे मार दिया सारे रिव्यूज। सो इसका ये बैड चीजें ना इम्पैक्ट, कर, इसका बहुत बहुत बुरा बैड इम्पैक्ट भी है जो बहुत लोग। बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इवन की एक एडवांस टेक्निक ये भी हो सकती है, जैसे मैं एक लोकल गाइड भी हूँ, मुझे गूगल पे रिव्यूज करने के पॉइंट्स मिलते हैं, मे बी और भी लोग होंगे। सो मैं ट्रू ट्रेवल बहुत करता हूँ, तो मैं जहाँ भी जहीं से भी किसी जगह से थोड़ा सा भी 2 मिनट या 2 सेकंड भी होता है ना, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है गूगल के पास, डू यू वांट टू रिव्यू दिस दिस होटल रेस्टोरेंट जो भी। सो इस तरीके के जो भी प्रोफाइल्स होल्ड करते हैं, जो लोकल गाइड होते हैं, अगर उनकी वेबसाइट उनके प्रोफाइल से आपको रिव्यूज मिलते हैं आपकी प्रोफाइल पे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है, और वो कहीं ना कहीं रैंकिंग फैक्टर में हेल्प करता है। बाकी वही नॉर्मली आप यूट्यूब करके सर्च कर सकते हैं बाकी चीजें। राइट, एक दो क्वेश्चंस और। हाँ सर मेरा क्वेश्चन एक था। जी जी हेलो। बताइए। हाँ, मेरा क्लाइंट है, उनका मैं एसईओ 3 साल से कर रहा हूँ। ओके। ओके, और उन्होंने मुझे कंटेंट को चेंज नहीं करने दिया, और उन्होंने मुझे बताया कि अभी उनका एक्चुअली कीवर्ड्स रैंक नहीं कर रहे, मोस्ट ऑफ ऑल थर्ड पेज पे, सेकंड पेज पे ही है। ओके। वो थर्ड पेज से बहुत दिनों से है। मैंने उनको फिर से प्लैगियरिज्म टेस्ट किया तो वो कॉपीड कंटेंट निकला। तो कॉपीड कंटेंट की वजह से वो कीवर्ड्स रैंक नहीं हो रहे। हाँ, ये भी एक फैक्टर होता है कि आप, जैसे अभी ये डिस्कशन नहीं हुआ था, डुप्लीकेट कंटेंट बनाने की वजह से डाउन हो जाती है, या फिर कभी कभी आपने बनाया तो आपकी पेनल्टी लग जाती है। सो ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन आप जब भी आप क्लाइंट के वेबसाइट पे काम करें, तो क्लाइंट को स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस लें, अपने टास्क लिस्ट बना के दें कि भैया तुम कंटेंट नहीं चेंज करोगे तो हमें हमसे भी एक्सपेक्ट मत करो कि रैंक हम करके आपको देंगे, क्योंकि बेसिकली सारा खेल ही कंटेंट और वेबसाइट का है, और आप उसमें हाँ, चेंजेस नहीं आप करोगे तो आप उसको रैंक नहीं दे क्योंकि सकते। सिर्फ और सिर्फ आप अपना बिजनेस देखें, फिर क्योंकि क्लाइंट का बिजनेस छोड़ उनके दें। भी वो डेंटिस्ट, जैसे आपने एक डॉक्टर का एग्जांपल बताया, तो वो भी डॉक्टर ही है, डेंटिस्ट है, तो उन्होंने जो दूसरे डेंटिस्ट के साइट से उसमें से डायरेक्ट कॉपी किया और वेबसाइट बना दी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, फिर उनको आप फिर अपना बिजनेस देखे, क्लाइंट का बिजनेस छोड़ दे, जितने महीने आप खींच सकते हैं पैसा आप निकाल लें। ओके, और उनको ट्रैफिक भी जो आ रही है ना, मींस हमने जो टूल्स यूज करे, उबर सजेस्ट या इसमें, तो वो जो कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं उनकी भी ट्रैफिक इतनी नहीं दिख रही है, एनएम 5 या 6। तो हाउ डू यू थिंक दैट उबर सजेस्ट को हमने फॉलो करना चाहिए? नहीं, ऊबर सजेस्ट तो पहले तो बंद कर दो, आप सजेस्ट करना है, वो फ्री का टूल है और फ्री में जितना यूज कर सकते हो आप करो, क्योंकि उसका डेटा प्रैक्टिकली मुझे इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया है। आप एचआरएफ यूज करें, एससीएम रस यूज करें, लेकिन एचआरएफ आपके लिए सफिशिएंट है हाँ, चीजों के लिए। हाँ, अगर आपको लोकल एसईओ पे काम करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है, तो एक टूल है keywords.io। ये एक keywords बहुत ही डॉट अच्छा आईओ टूल है, ओके। और उस पे बहुत अच्छे लिस्ट बन जाते हैं। साथ में आप आस्क मी, जो अभी वेबसाइट में दिखा रहा था, आंसर द पब्लिक ऐसे करके, वो वेबसाइट भी यूज करें, लोकली कीवर्ड के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा लिस्ट बना के आपको देता है। ओके, और मेरा और एक क्वेश्चन था कि अगर कंटेंट जैसे कॉपीड हो और हाँ, हम जब बैकलिंक जनरेट करते हैं, तो फिर हाँ। नो फॉलो बैकलिंक ज्यादा मिलते हैं फिर डू देखो, फॉलो से? पहली चीज तो है ना कि मेरा डिस्कशन ही पैसे से स्टार्ट होता है। मैं एक टाइप का ना मनी ओरिएंटेड पर्सन हूँ। सो अगर आपको हाँ, नो फॉलो डू फॉलो ये सब चीज डिस्कशन करना है, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा आपका बजट कितना है। ओके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, आप खुद एक क्लाइंट हो मेरे, तो मैं हाँ, सबसे पहले आपसे पूछूंगा आपका बजट कितना है। वो बोलेंगे कि भैया मैं 10,000 रुपये खर्च कर पाऊंगा, फिर मैं नो ही फॉलो बनाऊंगा।
क्योंकि ऑब्वियस मैं डू फॉलो कहाँ से प्रोवाइड कर पाऊंगा, कोई अगर एग्री नहीं करता है मुझे बैकलिंक देने के लिए तो मैं 10,000 के अंदर तो दे नहीं सकता। हाँ, लेकिन हाँ ये डिस्कशन ये कि अगर मेरा खुद की वेबसाइट है और मुझे डू फॉलो नो फॉलो में डिस्कशन करना है तो मैं बहुत सेफ चलने का आदत है मुझे, मतलब मैं ना बहुत बदमाश बच्चा हूँ और इंजीनियर भी हूँ, तो मैं ना हमेशा बचता आया हूँ अपनी चीजों से कि कैसे मुझे बचना है और किसी के नजर में नहीं आना। तो मेरी स्ट्रेटेजी रहती है कि अच्छा बन के भी रहो और बुरा काम करो तो कोई पकड़ ना पाए, और चोरी चोरी तब तक नहीं लगती जब तक वो चोरी पकड़ी नहीं जाती है। तो गूगल के साथ भी ऐसे ही कर सकते हो आप कि आप उसको कंफ्यूज करो। उसको कंफ्यूज करने का मतलब अगर आप डेडिकेटेड नो डू फॉलो लिंक बनाओगे तो वो समझ नहीं जाएगा कि ये बंदा इसी एंकर पे रैंक कराना चाहता है। वो उसने अगर लाखों के इंजीनियर हायर किए हैं सिर्फ ये चीज बिल्ड करने के लिए, उसका सर्च इंजन अच्छे से चले, तो आप 10,000 के अंदर एसईओ करके उसको चीट नहीं कर सकते हो। हाँ, तो करना कैसे है कि आप डू फॉलो नो फॉलो के डिस्कशन क्लोज सिंपली इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको 100 बैकलिंक बनानी है, आप क्या करो 20-30 आप नो फॉलो पहले बनाओ, आराम से बनाओ, धीरे धीरे बनाओ। उसमें से नो फॉलो बनाने के बाद इमेज बैकलिंक आप बनाओ, थोड़े से आप फॉरम बैकलिंक भी आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा रीडायरेक्ट वाले भी बैकलिंक बनाओ, और बीच बीच में स्ट्रॉन्ग जो भी वेबसाइट्स है वहां से डू फॉलो लेना स्टार्ट करो, ताकि उसको लगे कि ऑर्गेनिक तरीके से लोग रिकमेंड कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि गूगल और सोशल मीडिया सेम पैटर्न पे काम करते हैं, वो चाहते हैं कि जो कंटेंट रिकमेंड किया जा रहा है उसको टॉप पे रखा जाए। आप म्यूट कर लीजिए, आपके एंड से बैकग्राउंड बहुत नॉइज है, ओके, आप म्यूट कर लीजिए। तो बेसिकली वो चाहता है कि रिकमेंडेशंस मिले कंटेंट को, तभी उसको टॉप पे दिखाना है। अगर सोशल मीडिया बात करते हैं तो वो ट्रेंडिंग कंटेंट की बात करते हैं, गूगल पे टॉप रैंक की बात करते हैं। तो बेसिकली दोनों टॉप कंटेंट को ही प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन टॉप कंटेंट किसको दें, तो उसके लिए वो रिकमेंडेशंस को रीड आउट करते हैं, कंटेंट की क्वालिटी, बहुत सारे फैक्टर्स को रीड करके देते हैं। तो वही रेशियो बना लो आप कि 100 बनानी है भैया, 30-20 मैंने डू फॉलो बना लिया, 20-30 मैंने नो फॉलो बना लिया, 2-4 इधर उधर की बैकलिंक बना ली, इंटरलिंकिंग कर दी। इस तरीके से स्ट्रक्चर आप तैयार करो ताकि उसको लगे कि सारी चीजें ऑर्गेनिकली तरीके से बिल्ड की हुई है, ना फोकस करके। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट इन इंडिया पर रैंक कराना है तो मैंने 1000 बैकलिंक मुझे इसी पे नहीं बनाना चाहिए। अगर मैं इस पे बनाता हूं तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये बच्चा रैंक कराना चाहता है, इसको लगाओ पहले पेनल्टी। तो गाइज अभी जो भी क्वेश्चन लेंगे ना, हम लोग कोशिश करेंगे कि इन द जो चैट सेक्शन में है वही लें, क्योंकि अगर हम ऑडियो डिस्कशन करेंगे तो बहुत स्ट्रेच हो जाएगा और सेशन काफी लॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि हमारे पास लास्ट 15 मिनट्स हैं तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके सबके क्वेश्चन ले लेता हूँ। एंड होपफुली डीपी यू डोंट माइंड, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन ले चुके हो। नहीं ठीक है, आप इसको आप क्लोज करो, 1-2 क्वेश्चन और ले सकते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लगता है। अगर एक क्वेश्चन है जसमीत का, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर लो पीडीए होता है फर्स्ट पेज पे रैंक हो सकती है क्या इफ कंटेंट इज हाईली रेलेवेंट? लो डीएपी है, पहली बात तो डीएपी अपने दिमाग से आप लोग निकाल दो, डीएपी का कोई सेंस नहीं होता एसईओ के अंदर। वो एक कंपनी है मौज, जिन्होंने एक रैंक फैक्टर बनाया हुआ है जो अपने हिसाब से चलते हैं, गूगल उनके हिसाब से नहीं चलती। गूगल के पास बहुत बड़ी टीम है और ऑलरेडी वो अपनी टीम के हिसाब से अपनी सर्च इंजन के एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। उनके एक्टिविटीज को, उनके रैंकिंग फैक्टर को देख के समझ के मौज ने एक टूल बना दिया और उस टूल ने एक स्कोर देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उस स्कोर के हिसाब से लोगों को लगने लगा कि ये जो स्कोर दे रही है उसके हिसाब से अगर हम बैकलिंक बनाएंगे तो उससे प्रॉफिट होगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इवन कि आप जो वेबसाइट की 0 भी डीएपी है ना, उससे भी आप बैकलिंक लेते हो तो उसको भी प्रॉफिटेबल बैकलिंक की तरह काउंट किया जाता है। इवन कि आपकी वेबसाइट की अगर बैकलिंक नहीं भी और डीएपी लो है तो भी वो रैंक करा सकती है। लेकिन डिस्कशन ये होना चाहिए कि आप मौज का रैंक स्कोर ना देखें, आप एचआरएफ का स्कोर देखें, यूआर पे फोकस करें, क्योंकि एचआरएफ बेसिकली थोड़ा सा एक्यूरेट डेटा देता है और वो जो डेटा देता है वो प्रैक्टिकली सर्च इंजन के एल्गोरिथम को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से वो लोग फॉलो करते हैं और वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन लो डीएपी है जो भी है आपका है और आप फिर भी आप रैंक कराना चाहते हो, तो आप अगर रिकमेंडेशंस बेस, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि बैकलिंक के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, ऑडिट करो कि कितने बैकलिंक की जरूरत है। अगर आपको ऑन एवरेज आपको लगता है कि 100 बैकलिंक बनाने की जरूरत है तो वो आप बना के, अगर आप 100 में से अगर 10-20 भी बनाना आप स्टार्ट करते हो तो आपका वेबसाइट पुश होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, डीएपीए डिस्कशन नहीं हो सकता है कि डीएपीए से रैंक होती नहीं है, लेकिन मेरा सिर्फ कहना का मतलब ये है कि अगर कंटेंट को रिकमेंडेशंस मिलती है, लिंक जूस मिलता है, तो ऑब्वियस है उसको गूगल सर्च कंसोल गूगल अपने रिजल्ट्स में लाना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस है इतना ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। गूगल के पास इतना, गूगल का सर्च इंजन सारे कंटेंट को रैंक नहीं करा सकता है, तो उनके पास भी प्रायोरिटी लिस्ट होती है, रैंकिंग फैक्टर होते हैं कि कौन से कंटेंट को देना है। सो उन्हीं फैक्टर्स में से बैकलिंक भी एक फैक्टर होता है कि वो चाहते हैं कि जो रिकमेंडेड कंटेंट है उन्हीं को टॉप पे दिखाया जाए। तो आपका कंटेंट अच्छा है, डीएपी है नहीं है, उससे मतलब नहीं, आप रिकमेंडेशन इंक्रीज करना स्टार्ट करें, हिट एंड ट्रायल पे काम करें। डेफिनेटली अगर 50 में भी आ जाता है आपका रैंक करना आ जाता है तो 25 के अंदर लाने की कोशिश करें, 20 के अंदर लाने की कोशिश करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगा आपको रैंक कराना। अगर टॉप 10 में गलती से भी आ जाता है आपकी वेबसाइट,
अगर टॉप 9 टॉप 10 में भी आ जा, सॉरी 9 या 10 पे भी आ जाता है, फिर वहां पे जो मैंने आपको बता रहा था कि आपकी कंटेंट का यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट को कोई विजिट करके ब्राउजर बंद कर दे लेकिन बैक बटन करके वो नए वेबसाइट को विजिट ना करे। अगर वो एक्टिविटीज ऐसी होती है आपके कंटेंट को रीड करने के बाद, तो आपकी कंटेंट टॉप 10 से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कंटेंट है जो पढ़ने के बाद लोग आपको तुरंत कांटेक्ट करते हैं या फिर कन्विंस हो जाते हैं, स्पेंड टाइम बढ़ता है, तो वो कंटेंट हमेशा रिकमेंडेड कंटेंट में रहेगा, टॉप 10 में रहेगा।